पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे क्रिमिनल ने नेहा को मारने की कोशिश की थी। अब आगे। उन लोगों ने मुझे मारने की धमकी दी है अगर मैंने उनके खिलाफ कुछ भी कहा तो। तुम सच बताओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बस ये बताओ कि 2 दिन पहले आखिर हुआ क्या था। 2 दिन पहले मैं केबीसी एक्टर हायर ऑफिस में गई थी अपनी प्रोफाइल देने के लिए, ताकि वो मुझे हेल्प करे मूवी में रोल दिलवाने के लिए। लेकिन उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखकर मुझे मना कर दिया। उसके बाद मैं बस का इंतजार करने लगी। तभी वहाँ एक आदमी आया जिसने टोपी पहनी थी और उसके लंबे बाल और दाढ़ी थी। उसने मुझे कहा कि एक मूवी के लिए कास्ट हायर हो रही है और उसने मुझे एक पेपर दिया जिसमें एड्रेस था। मैं अगले ही दिन रेडी होकर उस स्टूडियो में गई और मैंने वहाँ बस चाय पी और उसके बाद अचानक ही मुझे नींद आ गई। और जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को किसी की कार में पाया और उस आदमी ने मास्क लगाया हुआ था। उसने मुझसे कहा कि हीरोइन बनना है तो तुम्हें उनके हर क्लाइंट को खुश करना होगा और जब जब भी वो मुझे बुलाएंगे मुझे जाना होगा, वरना वो मेरी अश्लील तस्वीरें और वीडियो मेरे परिवार वालों को भेज देंगे। मैं क्या करती? मुझे यही सही लगा कि मुझे मर जाना चाहिए। नहीं, तुम थोड़ी हिम्मत रखो, हम उन लोगों को सजा जरूर दिलवाएंगे। तो ये कास्टिंग काउच का मामला है। न जाने कितनी ही लड़कियां इसका शिकार बनती हैं। नेहा, ये बताओ, तुम्हें उस कार या इंसान के बारे में कुछ भी याद है? कोई भी छोटी से छोटी बात? हाँ, बस इतना ही कि उस कार के पीछे एक रोज का टैटू जैसा कुछ बना हुआ है और जो आदमी मुझे धमकी दे रहा था उस आदमी की उंगली पर भी रोज का टैटू बना हुआ था। हो ना हो, ये सभी लोग किसी ग्रुप का हिस्सा हैं जो इस तरह के क्राइम को अंजाम देते हैं। नेहा, तुम हमें उस ऑफिस का एड्रेस दो जिन्होंने तुम्हें रिजेक्ट किया था। नेहा एड्रेस दे देती है। उसके बाद राठौर और कामिनी दोनों उस ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं और वहां पहुंचकर राठौर की नजर सामने लगी एक बड़ी सी दीवार पर जाती है जहां राठौर को सुमन की फोटो भी लगी हुई दिखाई देती है। ये तो सुमन की फोटो है ना? हो ना हो, सुमन का भी नाता इस केस से जुड़ा हुआ है। तभी वहां ऑफिस का मालिक आ जाता है। एक दिन आप दोनों की फोटो भी यहाँ लगी होगी। ये मेरे बेस्ट एक्टर हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और आज तरक्की कर रहे हैं। तो बताइए, आप दोनों को भी हीरो हीरोइन बनना है क्या? तो हम बना देंगे। तब कामिनी नेहा की फोटो दिखाकर कहती है, नहीं, जो पूछा जाए बस उसका जवाब दो। क्या इस लड़की को तुम जानते हो? देखा है यहाँ इसे? हाँ, मेरे ऑफिस आई थी। मैंने मना कर दिया कि तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ। एक्टिंग छोड़कर कुछ और काम कर लो, बस इतना ही। उसके बाद वो चली गई थी। हर रोज का ही है। अब अगर बिना टैलेंट वाले लोग आ जाएंगे तो क्या हम हर किसी को उठाकर हीरो हीरोइन थोड़ी ना बना देंगे? टैलेंट भी तो कोई चीज होती है ना। राठौर देखता है कि कुणाल के हाथ में भी रोज का टैटू बना हुआ है। सर, ये कुणाल भी उसी ग्रुप का हिस्सा है। इसके हाथ पे भी वही टैटू है। जी कामिनी जी, ये कोई बहुत बड़ा जाल है। इसकी तह तक जाना होगा। राठौर बाहर आ जाता है और राठौर देखता है कि सामने चाय वाला उसे ही देख रहा होता है। राठौर चाय वाले के पास जाता है और नेहा के बारे में पूछता है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। और तभी राठौर देखता है कि चाय वाला लगातार एक आदमी को इशारा कर रहा होता है। जब राठौर उस आदमी को देखता है, सर, ये आदमी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा नेहा ने बताया था, टोपी और लंबे बाल दाढ़ी वाला। तभी वो आदमी वहां से भागने लगता है। दोनों उस आदमी का पीछा करते हैं। वो भागते हुए गलियों में चला जाता है और अचानक ही किसी के घर में घुस जाता है। सर, कहाँ गायब हो गया? न जाने किस घर में घुसा है। राठौर तीनों घरों को ठीक से देखता है और समझ जाता है कि वो आदमी किस घर में छिपा हुआ है। और तीसरे वाले घर का ताला तोड़कर राठौर उस आदमी को पकड़ लेता है। सर, आपको कैसे पता था ये आदमी इस घर में आया था? कामिनी जी,
पहले घर में गेट पर ताला लगा हुआ था और सभी खिड़कियां बंद थी, तो इतनी जल्दी वो इस घर में तो नहीं जाता। वहीं दूसरे घर के बाहर लोगों के जूते और चप्पल थे, यानी उस घर में लोग थे, इसलिए उस घर में भी नहीं गया। लेकिन इस घर के गेट पे तो ताला लगा हुआ था, तो ये अंदर कैसे आया? कामिनी जी, ये खिड़की से अंदर आया। खिड़की खुली ही थी और अंदर आने के बाद इसने जल्दी से उसे बंद भी कर दिया। सर, आप तो सच में कमाल हैं। अरे कामिनी जी, अपना तो बस ऐसा ही है। तभी राठौर उस आदमी को पकड़कर उठाता है। तब उन्हें पता चलता है कि उसने नकली बाल और दाढ़ी लगाई हुई थी और ये वो चाय वाला है जो डायरेक्टर के स्टूडियो के बाहर था। ये सब क्या चल रहा है? सब सच बता। मैं सब सच बता दूंगा, लेकिन मुझे जाने दो, मैंने ये सब पैसों के लिए किया। पहले अपना मुंह खोल और सब सच बोल। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। मेरे और मेरे भाई के पास तो बस एक पार्सल आता था जिसमें एक लड़की का नाम और फोटो, पैसा और एक पता होता था जो मुझे उसी लड़की को देना होता था। बाकी मुझे नहीं पता उसके बाद उन लड़कियों के साथ क्या होता है। राठौर दोनों चाय वालों को पकड़ लेता है। कामिनी, अब क्या करना है आपको मालूम है ना? जी, अभी करती हूँ। कामिनी, प्रमोद और कुणाल नेहा और प्रिया को कॉल करके बुलाते हैं। क्या हुआ सर, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हमारा यहाँ क्या काम है? बताते हैं, रुके तो। आप लोगों को पता है कास्टिंग काउच के बारे में? मैडम, अब ऐसा कहाँ होता है? और वैसे भी हम लोग तो शरीफ लोग हैं, हमें इन सब से क्या मतलब? अच्छा, तो अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि नेहा जो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है, उसे भी कास्टिंग काउच के जाल में फंसाया गया है और इन सब में आप दोनों के ऑफिस के बाहर चाय वाले शामिल हैं। क्या सच में? आप उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। हाँ, सजा तो मिलेगी, लेकिन वो असली क्रिमिनल नहीं है, वो तो बस एक मोहरा थे। असली क्रिमिनल तो आप हैं। आप ये क्या कह रहे हैं? क्या सबूत है आपके पास? राठौर कुणाल का हाथ पकड़कर उसके हाथ पर लगी पट्टी को हटा देता है। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? दर्द हो रहा है मुझे, चोट लगी है मुझे। लेकिन जैसे ही पट्टी हटती है वहां कोई चोट नहीं थी। तब राठौर चाय वालों को बुलाता है और उनका टैटू वाला हाथ दिखाता है। जी साहब, यही है वो आदमी जो हमें लेटर देने आया करता था। हमेशा खुद को कवर करके आता था, बस इसका यही हाथ दिखाई देता था। यही है वो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो यहाँ से। तुम सब मिलकर मुझे फंसा रहे हो। तभी और पुलिस वाले आकर कुणाल को पकड़कर ले जाते हैं। ठीक है साहब, आपका मुजरिम मिल गया, अब मैं चलता हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? नेहा, जाओ जरा प्रमोद जी की कार तो देख कर आओ। नेहा बाहर जाकर प्रमोद की कार देखकर आती है और कहती है, सर, ये वही कार है। क्या बोल रही है ये लड़की? कौन सी कार की बात हो रही है? प्रमोद जी, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, सच बता दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो यहाँ से। तभी राठौर प्रमोद के हाथ से उसकी रिंग्स हटा देता है, जिसकी वजह से उसके फिंगर पर बना रोज का टैटू भी दिख जाता है। सर, ये वही आदमी है जिसने मुझे धमकाया था। अब सच बोलोगे या मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल करूं? हाँ, सब कुछ मैंने और कुणाल ने मिलकर किया। हम ऐसी लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे जो शहर में हीरोइन बनने आई हो, और उनको किडनैप कर उन्हें ब्लैकमेल करके अपना काम पूरा करवाया करते थे, और काम निकल जाने के बाद उनका वीडियो अपलोड करके पैसे कमाते थे। इसे उठाकर जेल में डाल दो। नेहा और प्रिया भी राठौर को थैंक यू कहती हैं और चली जाती हैं। सर, आपको मालूम कैसे हुआ कि प्रमोद भी इन सब में मिला हुआ है? जब हम उसके स्टूडियो गए थे तो मैंने उसकी कार देखी थी और उसके हाथ में वो बड़ी बड़ी रिंग्स भी देखी थी जो उसने जानबूझकर कुछ छुपाने के लिए पहनी हुई थी, और उसके कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से शक तो था ही प्रमोद पर, इसलिए सारे प्रूफ्स मिलते ही वो पकड़ा गया। सर, आप तो कमाल हैं।
अरे कामिनी जी, अपना तो बस ऐसा ही है। संजय, ये तो हमारी बेटी की तस्वीर है। हाँ रचना, इस एग्जीबिशन को कराने वाला कहाँ है? जी मैं हूँ, कहिए क्या बात है? मेरी बच्ची कहाँ है? कहाँ है मेरी बच्ची परी? प्लीज बता दो। हम पिछले 5 सालों से उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। प्लीज बता दो। देखिए मैडम, मुझे आपसे सिंपैथी है पर मुझे आपकी परी के बारे में कुछ नहीं पता। आई एम सॉरी। अगर तू कुछ नहीं जानता तो तूने फोटो कैसे खींची? यही है हमारी बेटी परी। बता, कहाँ किडनैप करके रखा है तूने हमारी बेटी को? देखिए, मैंने उसे किडनैप नहीं किया है। मुझे कुछ नहीं पता वो कहाँ है। मैं एक फोटोग्राफर हूँ। तुम ऐसे नहीं बताओगे। हेलो, इंस्पेक्टर राठौर। सर, मोबाइल वाली बच्ची और तस्वीर वाली बच्ची का चेहरा सेम टू सेम है। विनय जी, संजय जी के मोबाइल में परी की फोटो है जो बताती है कि ये तस्वीर संजय जी और रचना जी की बेटी परी की है। आपने ये फोटो कब और कहाँ खींची थी? जी, ये फोटो मैंने अपने स्टूडियो में खींची थी, यही कोई 5 साल पहले। जहाँ तक मुझे याद है, इस बच्चे को मेरा नौकर कुलदीप लेकर आया था। कहाँ मिलेगा वो? सर, उसे तो मैंने लगभग 4 साल पहले ही जॉब से निकाल दिया था। क्यों निकाला था? उसे नशा करने की बहुत आदत थी सर, बहुत बुरी आदत थी। और मैंने उसे कई बार वार्निंग भी दी, नहीं माना तो निकाल दिया। उसका एड्रेस और उसकी फोटो दीजिए। एड्रेस? सर, उसका एड्रेस तो मालूम नहीं मुझे। आप किसी को भी ऐसे ही काम पर रख लेते हैं क्या? सर, वो खुद चलकर काम मांगने आया था। जरूरतमंद लगा तो मैंने रख लिया। आगे से ध्यान रखूंगा। मगर फोटो है मेरे पास। सर, ये है उसकी फोटो। सर, आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो कोने पर आपको बनवारी पान वाला मिलेगा। उसे जरूर पता होगा। दोनों दोस्त हैं। अरे साहब, 100% पता है कुलदीप का घर। यहाँ आनंद नगर जाइए, मंदिर के बाजू वाली गली से सीधे आगे जाइए, दाएं मुड़िए, फिर बाएं मुड़िए। उसके बाद जो गली आएगी उसके आखिरी में जो दाएं बाजू पर घर है, वही कुलदीप का घर है साहब। संजय जी, आप रचना जी को लेकर घर जाइए। हमें जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। जी सर। सर प्लीज मेरी बेटी को वापस ले आइए। 5 साल हो गए उसे दूर हुए। अब और सहन नहीं होता सर, प्लीज। आप धीरज रखिए, आपकी बेटी जल्द ही मिल जाएगी। कामिनी, जल्दी चलो, हमें जल्द से जल्द कुलदीप तक पहुंचना है। ओह गॉड, सर इसका तो खून हो गया। जिसने भी मारा है वो कुलदीप को अच्छे से जानता था। उसे ये भी पता था कि हम कुलदीप को ढूंढ रहे हैं। सर, कहीं ये काम विनय का तो नहीं? देखते हैं, चलो।
अरे सर, आप कुलदीप का पता चला? किसी ने उसका खून कर दिया है। क्या? कुलदीप का खून हो गया? ये तो बहुत बुरा हुआ सर। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। विनय जी, कुलदीप के रूम से कुछ सबूत मिले हैं, जैसे कि ये जली हुई सिगरेट। इसे तो आप पहचानते होंगे, ये आपका ही ब्रांड है। जी सर, ये तो मेरा ही ब्रांड है, पर इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं कि मैंने ही कुलदीप का खून किया है? मैंने कहाँ बोला विनय जी कि आपने कुलदीप का खून किया है, लेकिन शक पूरा है। इस वक्त हमारे कातिल का यही एकलौता सुराग है जिस पर उसकी उंगलियों के निशान हैं। इसलिए शक दूर करने के लिए हमें आपके और आपके स्टाफ के फिंगरप्रिंट्स चाहिए होंगे। हाँ, मैंने ही कुलदीप को मारा है। मुझे डर था कि कुलदीप पकड़ा गया तो मैं भी नहीं बचूंगा। हम दोनों मिलकर बच्चों को किडनैप करके उन्हें बेच देते थे। 5 साल पहले जब हमने राजौरी पार से परी को किडनैप किया था तो हमें परी बहुत प्यारी लगी थी, तो कुलदीप उसे स्टूडियो ले गया। जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। विनय जी ने उसकी फोटो खींचकर और अच्छे खासे पैसे भी हमें दिए थे। और जब कुलदीप को विनय जी ने निकाल दिया तो मैं वहाँ पहुँच गया। वो क्या है कि इस महंगाई में किसी का एक का रेगुलर काम होना ज़रूरी था ना साहब। परी अब कहाँ है? कहाँ भेजा उसे? सर, वो बच्ची तो उसी वक्त भाग गई थी हमारे हाथ से छुटकर। सर हम बच्चों को किडनैप कर उन्हें नशे की दवाई देकर उनसे भीख मंगवाते हैं। खाऊ गली 10 नंबर घर में रखा हुआ है सर उसे। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। सर, आप लोगों ने हमें हमारी बच्ची से मिला दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी, आप हाथ मत जोड़िए प्लीज, ये तो हमारा फर्ज था। बस अब बाकी बच्चों के माता पिता ढूंढकर उनके पास पहुंचा दें तो रिलैक्स हो जाएं। आप परी को लेकर जा सकते हैं। पेपर फॉर्मेलिटीज हम आपके घर से कर लेंगे। चलिए कामिनी जी। सर, हम तो एक बच्ची को बचाने निकले थे, लेकिन आपने तो कितने सारे माँ बाप की खुशी ढूंढ निकाली है। आप कमाल है। कामिनी जी, अपना तो ऐसा ही है। सोशल मीडिया हमें अपनों के करीब लाया, पर हम सोशल मीडिया को अपनों से ज्यादा करीब लेकर आए। और इसी तरह से इस सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी में जहर फैलाना शुरू किया। इस जहर से आज तक बहुत सी जानें गई हैं। ये जहर कैसे काम करता है, ये आज हम आपको इस कहानी के जरिए दिखाएंगे। एक लड़का हाथ में मोबाइल पकड़े अपने कमरे की खिड़की से नीचे देख रहा था। वो लगभग 10वें माले पर था। उसकी आंखें खुली थी पर जिंदा नहीं था। उसका दिमाग उसके काबू में नहीं था। दिमाग काबू में ना होने की वजह से उसका शरीर भी उसकी बात नहीं मान रहा था। कुछ पल बाहर देखने के बाद वो अपनी खिड़की पर चढ़ा और पलक झपकते ही नीचे कूद गया। इस हादसे के 2 रात बाद मयूर अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसे इस हादसे के बारे में कुछ खबर नहीं थी। उसे बड़ी बेचैनी सी महसूस होने लगी। उसने एक नजर अपने मोबाइल की ओर देखा और एक पक्का इरादा करके उठकर अपने कमरे की सारी खिड़कियां और दरवाजा बंद कर दिया। सब बंद करने के बाद उसने तुरंत अपना मोबाइल लिया और किसी को कॉल लगाया। मुझे अब वीडियो कॉल सर्विस चाहिए, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। ठीक है बेबी, मैं अभी तुम्हें वीडियो कॉल करती हूँ, पर पहले तुम पेमेंट तो करो। 1 घंटे की वीडियो कॉल के कितने होंगे? 1 घंटे के 1000 होंगे बेबी। ठीक है, मैं अभी पे करता हूँ। पेमेंट होते ही मुझे बता देना, फिर मैं तुम्हें जन्नत दिखाऊंगी।
मयूर ने कॉल कट कर दी और झट से ऑनलाइन 1000 का पेमेंट उस लड़की के अकाउंट में कर दिया। पेमेंट होते ही मयूर ने फिर उस लड़की को कॉल किया। पेमेंट कर दिया है, देख लो। आ गया मयूर बेबी। अब शुरू करो। और हाँ, मुझे सब देखना है। हाँ, पूरा दिखाऊंगी बेबी, सब एकदम प्यार से और नजदीक से दिखाऊंगी, पर उसके लिए मुझे ये कॉल कट करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है। कॉल कट होने के बाद मयूर के फोन पर उस लड़की का न्यूड वीडियो कॉल आया। मयूर अपने बेड पर लेटकर उस वीडियो कॉल को एंजॉय करने लगा। उसे आसपास क्या हो रहा है इसकी जरा भी भनक नहीं थी। कुछ देर बाद उसके एक हाथ में मोबाइल और दूसरा हाथ। आधे घंटे बाद वीडियो कॉल से उस लड़की के आवाज के साथ एक अजीब सा म्यूजिक बजने लगा। मयूर उस लड़की को न्यूड देखने में इतना अधीन था कि उसे वो म्यूजिक अपने कानों पड़कर भी अनसुना लग रहा था। कुछ देर बाद धीरे धीरे लड़की की आवाज कम होकर उस म्यूजिक की आवाज बढ़ने लगी। इस बार मयूर को वो म्यूजिक सुनाई देने लगा। उसने आसपास देखा, पर अगले ही पल उसे समझ आ गया कि ये म्यूजिक मोबाइल से आ रहा है। मयूर को वो म्यूजिक पसंद आया और उस म्यूजिक को एंजॉय करते हुए वो न्यूड वीडियो कॉल देखने लगा। मयूर बिना अपनी पलक झपकाए अपने स्क्रीन पर देख ही रहा था कि तभी अचानक उसके हाथ से उसका मोबाइल फिसल गया। मोबाइल नीचे गिरते ही मयूर उठा और अपना मोबाइल उठाकर सामने देखने लगा। अब मयूर कुछ अलग लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ पांव कोई और चला रहा हो। उस म्यूजिक की आवाज बढ़ती ही जा रही थी। मयूर अपने मोबाइल में देखते हुए उठा और कमरे की खिड़की खोलकर बाहर देखने लगा। और अगले कुछ ही पलों में वो अपनी खिड़की से कूद गया और अपनी जान दे दी। जैसे ही वो नीचे कूदा, वीडियो कॉल बंद हो गया और मोबाइल में से सुनाई देने वाला म्यूजिक भी बंद हो गया। पूरे शहर में ऐसी बहुत सी मौतें होने लगी। सारे लोगों के अंदर एक सनसनी सी फैल गई। डर का माहौल सारे लड़कों को घेरने लगा। जब जब यह लड़की किसी का मर्डर करती, उसके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता। पर दिक्कत ये थी कि वो नए नए अकाउंट बनाकर लड़कों को सुसाइड करने पर मजबूर करती थी। पर यह सब वो कैसे करती थी इसका कुछ पता नहीं था, इसलिए यह सबकी परेशानी का कारण बन चुकी थी। ऐसे माहौल में एक दिन राजीव अपने घर में बैठा था। उसने अपना मोबाइल लिया और किसी को फोन किया। मुझे तुम्हारी वीडियो कॉल सर्विस चाहिए। ठीक है बेबी, पेमेंट करो, मैं सब दिखाऊंगी। राजीव ने पेमेंट किया और उस लड़की ने न्यूड वीडियो कॉल सर्विस शुरू की। राजीव पूरी तरह से कॉल में खो गया कि अचानक से उसके कमरे का दरवाजा खुला और उसकी बीवी कला अंदर आई। कला को अचानक आता देख राजीव डर गया और उसने वीडियो कॉल कट करके मोबाइल हड़बड़ी में नीचे रख दिया। कला को राजीव की यह हरकत थोड़ी अजीब लगी। उसकी नज़र राजीव के पैंट की ओर गई। उसके बाद कला को बहुत गुस्सा आया। क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं क्या मर गई हूँ जो तुम्हें ये सब करना पड़ता है, और वो भी छुप छुप कर? मैंने कुछ नहीं किया और तुम अपनी बात तो करो ही मत। तुम्हारी नाइट शिफ्ट की वजह से पूरी नाइट वेस्ट हो जाती है, इसलिए कभी कभी ये सब करना पड़ता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कला गुस्सा होकर वहां से चली गई और राजीव भी नाराज होकर अपने कमरे में बैठा रहा। अगली रात कला को छुट्टी थी, इसलिए वो घर पर ही थी। पर फिर भी राजीव पर नाराज होने के कारण वो हॉल में सोने के लिए चली गई। राजीव भी बेडरूम में बैठा रहा और कला के बाहर जाते ही उसने वीडियो कॉल वाली लड़की को फोन किया। राजीव फिर से न्यूड वीडियो कॉल देखने लगा। इस बार उसे रोकने वाला कोई नहीं था। राजीव आधे घंटे तक बिना पलक झपकाए देखता रहा। अचानक राजीव को वो धुन सुनाई देने लगी। वो धुन के साथ उस कॉल को और भी एंजॉय करने लगा। धुन की आवाज बहुत बढ़ गई। इसी दौरान राजीव
अपना आपा खो बैठा और उसने पास में पड़ा हुआ चाकू उठाया। उसकी नज़र अब भी वीडियो कॉल पर थी और हाथ में चाकू। अगले ही पल उसने चाकू अपने सीने में घुसाने के लिए अपना हाथ उठाया। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, किसी ने उसका हाथ रोक दिया। कला ने राजीव को जोर से एक थप्पड़ मारा। उस थप्पड़ की वजह से राजीव उस मौत की धुन से बाहर आया। अपने हाथ में चाकू देखकर वो बहुत डर गया। ये सब क्या हो रहा है कला? मैं क्या करने वाला था? तुम अपने आप को मारने जा रहे थे? अच्छा हुआ तुम सही वक्त पर आ गई, वरना मैं तो आज मर ही जाता। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं हॉल में सो रही थी, तभी मेरे कानों में अजीब सी धुन पड़ी। इसीलिए क्या हो रहा है ये देखने के लिए मैं यहाँ आई। लगता है इसी धुन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। देखो, अब तक ये धुन और वीडियो कॉल चालू है। मेरे पास एक प्लान है। हम इस लड़की को पकड़ सकते हैं। तुम अपने कान बंद करो। मुझे लगता है ये धुन औरतों पर असर नहीं करती। कला भागती हुई गई और जल्दी से अपना लैपटॉप लेकर आई। ये क्या कर रही हो? जब तक ये कॉल चालू है, मैं इसे हैक करने की कोशिश करती हूँ। इससे हमें इस लड़की के लोकेशन का पता चल जाएगा। थोड़ी देर में कला ने उस लड़की का लोकेशन पता कर लिया और वो थोड़ी घबरा गई। ये लोकेशन तो हमारे पास ही है। चलो, आज उसे छोड़ेंगे नहीं। कला और राजीव उस लोकेशन पर पहुंचे। वो चुपके से अंदर गए, पर जैसे ही उन्होंने लाइट ऑन की, उन्हें वो लड़की दिखी, पर वो बंधी हुई हालत में थी। और इतने में उन्होंने किसी को भागते हुए देखा। कला ने उस लड़की को आजाद किया और इस सब के बारे में पूछने लगी। ये सब क्या है? तुम सब मर्दों के जान के पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मेरे बॉयफ्रेंड का किया कराया है। उसने मेरा न्यूड फोटो शूट किया और अब मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे सबको न्यूड वीडियो कॉल्स करवाता है। और वो धुन, उसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? वो भी उसी ने बनाई थी। वो पहले मेरा न्यूड वीडियो कॉल चलाता, फिर कुछ देर बाद उस धुन को सुनाकर लोगों से सुसाइड करवाता। पर क्यों? पैसों के लिए। वो वीडियो कॉल के बहाने उनके सुसाइड रिकॉर्ड करता था और ऊंचे दामों पर डार्क नेट पर बेच देता था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, समझ गए। तुम फिक्र मत करो। राजीव और कला उस लड़की को तो वहां से ले गए, पर उसका वो बॉयफ्रेंड अब भी आजाद था। इसलिए खतरा थोड़ी देर के लिए टल जरूर गया था, लेकिन खत्म नहीं हुआ था।